12 मार्च 1993 शुक्रवार का यह दिन भी अपनी तेजी के लिए मशहूर भारत की इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई के लिए एक आम दिन जैसा ही होता है। अपने कल से अनजान हर कोई अपने काम में बिजी होता है। किसी को अंदाजा तक नहीं होता कि इस दिन मुंबई में ऐसी तबाही होने वाली है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। साउथ बॉम्बे की दलाल स्ट्रीट, जहां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 29 मंजिला इमारत होती है, वहां हर रोज की तरह सुबह से ही हलचल शुरू हो चुकी थी। बिल्डिंग के ट्रेडिंग रिंग में मौजूद करीब 4000 लोग अपनी किस्मत आजमाने में लगे हुए होते हैं। सबकी निगाहें शेयर के चढ़ते और गिरते भाव पर टिकी हुई होती है कि तभी दोपहर के ठीक 1:30 पर बीएसएससी के बेसमेंट में खड़ी एक गाड़ी में बहुत जोर का धमाका होता है। भले ही धमाका बेसमेंट में हुआ था, लेकिन इस धमाके की इंटेंसिटी इतनी तेज होती है कि पूरी इमारत ही हिल उठती है। आसमान धुएं से भर जाता है और जैसे ही धुआं छटता है, चारों तरफ लाशें, खून से लथपथ जख्मी लोग और टूटे हुए कांच और बिल्डिंग के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए दिखाई देने लगते हैं। एक ही झटके में 84 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं और 217 लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। लेकिन मौत की दर्दनाक कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यह तो अभी शुरुआत थी। मुंबई में इस दिन कुछ ऐसा होने वाला होता है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में हुए धमाके के ठीक 47 मिनट बाद आतंक का अगला निशाना मुंबई का बिजिएस्ट और हाईली पॉपुलेटेड वाला कत्था बाजार बनता है। यहां खड़े एक स्कूटर में फिर से एक बार जोरदार धमाका होता है, जिसकी चपेट में आने से 5 लोगों की जान चली जाती है और कई लोग फिर से घायल हो जाते हैं। इसके बाद दोपहर के 2:30 में तीसरा धमाका शिवसेना भवन के करीब लक्की पेट्रोल पंप पर होता है, जिसमें 4 लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं और दर्जनों लोग जख्मी हो जाते हैं। यूं तो निशाने पर शिवसेना भवन ही होता है, लेकिन इस धमाके से शिवसेना भवन बाल बाल बच जाता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, महज 3 मिनट बाद एयर इंडिया बिल्डिंग के सामने खड़ी एक कार में जबरदस्त विस्फोट होता है, जो कि दिन का चौथा धमाका होता है। इस हमले में 20 लोगों की जान चली जाती है और करीब 85 लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। मुंबई के लोगों को छलनी करने का यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा होता। शहर पर एकदम मानो दहशत का पहाड़ टूट पड़ा हो। लोग बुरी तरह से डरे हुए होते हैं, प्रशासन चिंतित होता है और सबके मन में यही सवाल थे कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है और धमाकों का यह सिलसिला कब थमेगा। जब तक कोई कुछ जान पाता, तब तक दोपहर के 2:45 में माहिम के फिशरमैन कॉलोनी और वर्ली के सेंचुरी बाजार में एक साथ धमाका हो जाता है। इन दोनों धमाकों ने अब तक की तबाही को और भी भयानक बना दिया होता है। माहिम की सड़कें खून से लाल हो जाती हैं, लोग जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगते हैं। वर्ली के सेंचुरी बाजार में हुआ धमाका अब तक के सभी 6 धमाकों में सबसे बड़ा होता है। सेंचुरी बाजार में पासपोर्ट ऑफिस के पास से यात्रियों से खचाखच भरी बस गुजर रही होती है। रास्ते में एक लवारिस जीप खड़ी होती है। जैसे ही यह बस जीप के करीब पहुंचती है, जीप में एक जोरदार का धमाका होता है। धमाके की चपेट में बस भी आ जाती है। धमाका होते ही बस गेंद की तरह हवा में उछल जाती है। सड़क पर गड्ढे हो जाते हैं और इसमें सवार सभी के सभी लोग ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं। धमाका इतनी जोर का होता है कि मारे गए लोगों के चेहरे भी पहचान में नहीं आ रहे थे। यहां हुए धमाके में 113 मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और आसपास मौजूद करीब 227 लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। केवल 1 से 1.5 घंटे में हुए 6 धमाकों से मुंबई में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। पुलिस और एम्बुलेंस के सायरन की आवाजें हर दिशा में गूंज रही होती हैं। जहां जहां धमाके हुए थे, वहां लाशें, दर्द से कराहते लोग और टूटे हुए मलबों के अलावा कुछ भी नहीं था। जिस हिसाब से एक के बाद एक लगातार हमले हो रहे थे और जिस तादाद में लोग मर रहे थे, यह सब देखकर मुंबई पुलिस काफी परेशान हो चुकी थी। पुलिस जब तक किसी धमाके वाली जगह तक पहुंचती, तब तक किसी दूसरे जगह धमाका हो जाता। एक ही टाइम पर अलग अलग जगहों पर धमाके हो रहे थे। धमाकों
की वजह से पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। सबसे बड़ी समस्या तो यह थी कि यह धमाके कोई सामने से नहीं कर रहा था, जो पुलिस सीधे तौर पर उससे निपट पाती। एक ही घंटे में आतंक का माहौल पूरे बॉम्बे में पसर चुका था। ऐसा लग रहा था कि शहर की धड़कनों को जैसे किसी ने अपनी मुट्ठी में थाम लिया हो। बॉम्बे अपनी रफ्तार खो चुका होता है और जो लोग घंटे भर पहले तक काम में डूबे हुए होते हैं वह अब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। धमाके के सिलसिले में 7वां बम विस्फोट दोपहर के 3:45 पर जवेरी बाजार में होता है। हीरे और जवाहरात से चमकने वाला यह बाजार अचानक काले धुएं और मलबे से ढक जाता है। जहां कुछ देर पहले लोग अपनी रोजमर्रा की खरीदारी कर रहे होते हैं, वहां अब सिर्फ चीखे, टूटे कांच और बिखरी हुई दुकानें ही रह गई होती हैं। इस धमाके में 17 निर्दोष लोग अपनी जान गंवा देते हैं, जबकि करीब 60 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। लोग अब इस सदमे से उभर भी नहीं पाए थे कि ठीक 5 मिनट बाद एक और भयानक धमाके ने शहर को हिलाकर रख दिया। इस बार धमाका बांद्रा के होटल सी रॉक में एक्सप्लोसिव से भरे एक सूटकेस के ब्लास्ट होने पर होता है। इस धमाके से होटल की खिड़कियां और दरवाजे चकनाचूर हो जाते हैं। यहाँ किस्मत से किसी की जान तो नहीं जाती, लेकिन होटल में मौजूद लोगों की आंखों में डर साफ झलक रहा था। कोई फर्श पर पड़ा हुआ था तो कोई एक कोने में सहमा हुआ खड़ा था। हर कोई सिर्फ इस इंतजार में था कि ये काला दिन कब खत्म होगा। मुंबई जो कभी नहीं रुकती थी वह पूरी तरह से थम चुकी थी। इन धमाकों ने सपनों के इस शहर को लहूलुहान करके रख दिया होता है। इसके कुछ मिनट बाद प्लाजा सिनेमा की पार्किंग में दिन का 9वां, जुहू के होटल सेंटर में 10वां, शहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर 11वां और एयरपोर्ट के सेंटूर होटल के पास 5वां और एयरपोर्ट के सेंटूर होटल के पास 12वां धमाका होता है। दोपहर की 1:30 में शुरू हुए धमाके की सिलसिला आखिर दोपहर के 3:40 पर थम जाता है। 2 घंटे 10 मिनट के भीतर इन 12 धमाकों की वजह से कुल 257 लोग मारे जाते हैं, जबकि 713 लोग बुरी तरह से घायल होते हैं। अब धमाकों का सिलसिला तो थम गया था, लेकिन पुलिस को कई सवाल खाए जा रहे थे कि आखिर इन सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कौन था, धमाके किसने और क्यों करवाए थे, सैकड़ों मासूम लोगों की जान लेने के पीछे आखिर क्या वजह रही होगी, और आखिर एक ही समय पर 12 धमाकों की इतनी बड़ी साजिश कब और कैसे रची गई। कितने बच्चे इसमें अनाथ हो गए, कितनों की कलाइयां सुनी हो जाती हैं। धमाकों के थम जाने के बाद इसकी जांच के लिए सरकार ने तो आदेश दे दिए, पर बॉम्बे को 4 रीजन और 10 जोन में डिवाइड किया गया और हर रीजन के कमान डीआईजी रैंक के ऑफिसर को सौंपी जाती है। मुंबई पुलिस की तरफ से डीसीपी राकेश मारिया, अरूप पटनायक और कमिश्नर एएस सामरा सबसे अहम भूमिका में होते हैं। शाम तक धमाके वाली जगह की पुलिस तफ्तीश करती रही और 1-2 जगह को छोड़कर धमाका करने के लिए स्कूटर या कार का इस्तेमाल किया गया होता है। इसीलिए पुलिस ने लोगों से अपील की कि कोई भी लवारिस वाहन दिखने पर उसकी खबर फौरन मुंबई पुलिस तक पहुंचाई जाए। इसके बाद 14 मार्च को पुलिस को दादर इलाके से एक लवारिस स्कूटर की खबर मिलती है। जब एंटी बॉम्ब स्क्वाड की टीम स्कूटर के पास जांच करती है तो स्कूटर की डिक्की में से उन्हें 12 किलो RDX मिलता है। इसका इस्तेमाल 12 मार्च को ही धमाके के लिए किया जाना होता है, लेकिन किस्मत से इसमें किसी वजह से धमाका नहीं हो पाया होता। हालांकि यह स्कूटर बिना नंबर प्लेट का होता है, इसीलिए स्कूटर के मालिक का पता तो नहीं चल पाता, लेकिन कुछ घंटों बाद पुलिस को वर्ली इलाके में एक लवारिस मारुति वैन की होने की खबर मिलती है। पुलिस जब इस गाड़ी की जांच करती है तो इसमें भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा मिलता है। पुलिस जब इस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर की जांच करवाती है तो पता चलता है कि यह गाड़ी माहिम इलाके की अल हुसैनी बिल्डिंग में रहने वाली रूबीना मेमन के नाम पर रजिस्टर है। इसके बाद पुलिस सीधे अल हुसैनी बिल्डिंग जा पहुंचती है, लेकिन वहां रूबीना मेमन के घर पर ताला लगा हुआ होता है। यह घर रूबीना मेमन के ब्रदर इन लॉ इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रजाक मेमन का होता है, जो टाइगर मेमन के नाम से एक मशहूर स्मगलर होता है और पूरे परिवार के साथ इसी बिल्डिंग में रहा करता था। हमले के बाद पूरे मेमन परिवार का घर से गायब होने और उनकी कार से हथियार मिलने की वजह से पुलिस का शक मेमन परिवार पर गहरा हो जाता है।
इसके बाद पुलिस अपनी जांच के लिए उस घर का दरवाजा भी तोड़ देती है और यहाँ मौजूद सभी चीजों की बारीकी से जांच करने लगती है। इस जांच में मेमन के घर से पुलिस को कुछ चाबियां हाथ लगती हैं, जिसमें एक चाबी एक स्कूटर की भी होती है। पुलिस को शक होता है कि अगर इन धमाकों के पीछे टाइगर मेमन का हाथ है तो जरूर यह चाबी दादर से मिले लावारिस स्कूटर की भी हो सकती है। जैसे ही चाबी को स्कूटर में लगाया जाता है तो पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है। वो चाबी उसी स्कूटर की होती है। अब साफ था कि बॉम्ब ब्लास्ट में टाइगर मेमन और उसके परिवार का ही हाथ होता है। मुंबई पुलिस को मेमन फैमिली के घर पर रेड में एक कॉटन भी बरामद होता है, जिस पर वहां नोबल इंडस्ट्रीज लिखा हुआ होता है। ये एक पाकिस्तानी फॉर्म होती है जो एक्सप्लोसिव बनाती है फौज के लिए। पुलिस ने जब कड़ियों को जोड़ा तो साफ हो गया कि इस पूरी साजिश में पाकिस्तान का भी इन्वॉल्वमेंट था और धमाके के लिए एक्सप्लोसिव पाकिस्तान से ही आए होते हैं। अब मुंबई पुलिस को धीरे धीरे पता चल रहा था कि कितने बड़े हमले की साजिश को कितने बड़े लेवल पर प्लान किया गया था। लेकिन आगे अभी पुलिस को इस बॉम्ब ब्लास्ट से जुड़े ऐसे ऐसे राज पता चलने वाले थे जो सबको हिलाकर रख देने वाले थे। पुलिस आगे की जांच के लिए टाइगर मेमन और उसके परिवार से जुड़े लोगों को तलाश में जुट जाती है। इस क्रम में 14 मार्च को पुलिस के हाथ टाइगर मेमन का मैनेजर अजगर मुकदम लगता है, जो इस बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग के बारे में काफी कुछ जानता था। यहाँ तक कि प्लाजा थिएटर में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वो उसने खुद अपनी एक साथी शहनवाज कुरैशी के साथ प्लान किया होता है। जब पुलिस ने उससे बहुत सख्ती से पूछताछ की तो वह पूरी साजिश का खुलासा कर देता है। उसने टाइगर मेमन से लेकर जावेद चिकना तक सबके नाम खोल कर रख दिए। उसने यह भी बताया कि 12 मार्च की उस दोपहर से रॉक जूल सेंटर और एयरपोर्ट सेंटर में बॉम्ब्स रखने को खुद अपने कॉजिन शोएब गंजर परवेज, शेख अनवर थेबा और मुश्ताक रानी के साथ किया था। इसी बीच पुलिस के हाथ टाइगर मेमन का एक और करीबी बादशाह खान लग जाता है, जिसका असली नाम जान खान उस्मान खान होता है। उसने मुंबई पुलिस को बताया कि वह शुरू से ही इस हमले की कोर टीम में होता है। उसे पाकिस्तान भेजा गया होता है, जहां उसने एक्सप्लोसिव को हैंडल करने और बॉम्ब मेकिंग की ट्रेनिंग ली होती है। पाकिस्तान से लौटने के बाद टाइगर मेमन ने बिग स्प्लैश होटल में दिसंबर 1992 के अंत में एक मीटिंग रखी होती है, जहां पहली बार इस हमले की साजिश की तैयारी की गई थी। बादशाह खान ने पुलिस को यह भी बताया कि सीरियल ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए 12 से ज्यादा जगहों पर सर्वे किया गया था। उसने खुद कम से कम 6 बार अलग अलग जगहों की रेकी की होती है। बॉम्ब्स को अल हुसैनी बिल्डिंग में टाइगर मेमन के घर पर असेंबल किया जाता है। हमले के दिन उसे ग्रेनेड अटैक करने की जिम्मेदारी भी दी गई होती है और उसके चार्ज में वही मारुति वैन होती है जिसने मुंबई पुलिस के हाथ लगी हुई थी, जिसमें मुंबई पुलिस को हथियारों का जखीरा मिल रहा होता है। वहीं बादशाह खान ने बताया कि जब काम को अंजाम देने की बारी आई तो वो घबरा जाता है और गाड़ी को वहीं छोड़कर फरार हो जाता है। वहीं पुलिस की दूसरी टीम मिल रही लीड्स को फॉलो करते हुए जगह जगह छानबीन कर रही होती है और 23 मार्च को पुलिस के हाथ जावेरी बाजार के पास शेख मेमन स्ट्रीट पर कुछ बड़े सूटकेस हाथ लगते हैं, जिनमें 12 किलो आरडीएक्स होते हैं, 56 AK-47 राइफल्स होते हैं और 195 हैंड ग्रेनेड्स और बहुत सारी 5 mm पिस्टल्स होती हैं। इसके 3 दिन बाद ही पुलिस को मुंब्रा इलाके में एक घर से आरडीएक्स से भरे हुए कई बैग्स मिलते हैं, जिनका कुल वजन 1500 किलो होता है। एक्सप्लोसिव मिलने का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। इसके बाद पुलिस नगला बंदर से भी आरडीएक्स से भरी बोरी बरामद करती है, जिनका कुल वजन करीब 2000 किलो होता है। इतना ज्यादा आरडीएक्स देखकर पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। इससे पहले देश में कभी इतनी मात्रा में आरडीएक्स नहीं बरामद हुआ था। हैरानी की बात तो यह थी कि एक्सप्लोसिव अगर ब्लास्ट हो जाते तो इनका परिणाम उन धमाकों से भी घातक होता जो 12 मार्च को हुए थे। अब तक की जांच में पुलिस ने इस केस से जुड़े कई लोगों को अरेस्ट कर लिया होता है, जिनसे पूछताछ में साफ साफ पता चल रहा था कि धमाके
की साजिश में पाकिस्तान और आईएसआई का बहुत बड़ा रोल होता है। ये सब आरडीएक्स पाकिस्तान से ही आए होते हैं, लेकिन पुलिस के सामने सवाल यह होता है कि पाकिस्तान से मुंबई में आखिर इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स कैसे पहुंचा। पुलिस इसी सवाल के जवाब को जानने के लिए कस्टम के कई अफसर्स को इंट्रोगेट करने लगती है। इसी दौरान पुलिस इब्राहिम अलियास बाबा मूसा चौहान को भी अरेस्ट करती है। बाबा चौहान ने हथियारों को डिस्ट्रीब्यूटर का काम किया होता है। जब उससे पूछताछ हुई तो उसने बताया कि इस साजिश में न केवल टाइगर मेमन और पाकिस्तान की आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट है, बल्कि गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम का उसका भाई अनीस इब्राहिम और उसका करीबी अबू सलीम भी इस सीरियल ब्लास्ट के मुख्य जिम्मेदारों में से एक है। वो दो फिल्म प्रोड्यूसर समीर हिंगोरा और हनीफ कड़वाला का भी नाम पुलिस वालों को बताता है। जब पुलिस समीर और हनीफ से पूछताछ करती है तो वह पुलिस को ताना देते हुए कहते हैं कि आप बड़े लोगों को नहीं पकड़ते। क्या पुलिस जब उनसे पूछती है कि वह किसकी बात कर रहे हैं तो वो एक नाम लेते हैं, संजू बाबा। पुलिस समझ जाती है कि बात किसकी हो रही है, लेकिन फिर भी पुलिस कंफर्म करने के लिए पूछती है कि कौन संजू। वो दोनों फिर साफ साफ शब्दों में बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त का नाम बता देते हैं। जब यह खबर बाहर आती है तो सब लोग हैरान रह जाते हैं। उस समय संजय दत्त मॉरिशस में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे होते हैं और इस जांच की खबर उन तक भी पहुंच जाती है। उन्होंने और उनके पिता सुनील दत्त ने पुलिस को भरोसा दिलाया कि वह हर तरह से पुलिस के साथ कोऑपरेट करेंगे। जैसे ही 19 अप्रैल को वो इंडिया वापस लौटे, उन्हें मुंबई एयरपोर्ट से पुलिस ने हिरासत में ले लिया। डीसी राकेश मारिया ने खुद संजय दत्त से पूछताछ की। संजय दत्त ने शुरू में केवल यही कहा कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। राकेश मारिया उनके जवाब से गुस्से से भर उठे और राकेश मारिया को इस केस की जांच करते हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका होता है और अब उनके सब्र का बांध भी टूट चुका था। उन्होंने गुस्से में एक बहुत तेज चाटा संजय दत्त के गाल पर जड़ दिया। संजय दत्त जो पहले से ही काफी डरे हुए होते हैं, वो अब रोने लगते हैं। इसके बाद उन्होंने राकेश मारिया को सब बता दिया। फिल्म प्रोड्यूसर समीर हिंगोरा और हनीफ कड़वाला ने उनके बारे में जो जानकारी दी थी, उन्होंने वह सब कबूल कर लिया। संजय दत्त को हमले से कई दिन पहले अनीस इब्राहिम के कहने पर बहुत सारी राइफल्स, ग्रेनेड्स और पिस्टल भेजी गई होती है, लेकिन बहुत सारे वेपन्स देखकर वह घबरा गए होते हैं। इसीलिए उन्होंने केवल कुछ ही वेपन्स अपने पास रखे और बाकी सब लौटा दिए होते हैं। संजय दत्त से जब पूछा गया कि वह हथियार अब कहां हैं, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने घबराकर बाद में उन वेपन्स को अपने कुछ करीबी दोस्तों से कहकर डिस्ट्रॉय करवा दिया था। इस तरह मुंबई पुलिस की इस जांच में सारे रहस्यों से पर्दा हट चुका होता है। इस अटैक के मास्टरमाइंड के रूप में उनके सामने टाइगर मेमन, दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई का नाम होता है। जहां पुलिस की जांच चल ही रही थी, उसी दौरान मुंबई में पॉलिटिकल ड्रामा भी चल रहा होता है। दरअसल 12 मार्च 1993 को मुंबई में जिन 12 जगहों पर धमाके हुए थे, वे सब हिंदू मेजोरिटी एरियाज होते हैं। ऐसे में उस समय के महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर शरद पवार को यह डर होता है कि कहीं इस वजह से कम्युनली दंगे ना हो जाएं। इसीलिए उन्होंने यह घोषणा की कि ब्लास्ट 12 नहीं बल्कि 13 जगहों पर हुए हैं। उन्होंने इस 13वें ब्लास्ट में एक मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके का नाम जोड़ दिया। इसके अलावा उन्होंने इन धमाकों के लिए एलटीटी को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की जांच ने सारे खुलासे कर दिए होते हैं। पुलिस की जांच में यह भी पता चलता है कि क्यों 12 के 12 धमाके हिंदुओं के इलाके में ही हुए थे और कैसे टाइगर मेमन, दाऊद इब्राहिम और आईएसआई इन सीरियल बम ब्लास्ट के लिए एक हुए और कैसे इसकी पूरी प्लानिंग की गई। दरअसल 6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिरा दिया होता है, तो इससे मुस्लिम कम्युनिटी को काफी बुरा लगता है। काफी मुस्लिम लोग गुस्से से भर जाते हैं और उसके बाद देश में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगते हैं। दंगे की आग ने बॉम्बे को भी अपने चपेट में ले लिया होता है और दिसंबर 1992 से जनवरी 1993 के दौरान शहर की गलियां खून से रंग जाती हैं। लोगों के मकान जला दिए गए और दुकानों में लूटपाट की जाती हैं। हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच गहरी दरार पड़ चुकी होती है और इन दंगों में दोनों तरफ से सैकड़ों लोग मारे भी जाते हैं। एक दंगे के दौरान दंगाइयों ने टाइगर मेमन की तिजारत इंटरनेशनल कंपनी का
ऑफिस भी आग के हवाले कर दिया होता है। बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे के गिरने से टाइगर मेमन का खून वैसे ही खौला हुआ होता है। अपने ऑफिस को आग में जलता देख उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। उसने तभी ठान लिया होता है कि वह इसका बदला पूरी मुंबई को आग और धमाकों के हवाले करके लेगा। उसने इसको लेकर गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से कांटेक्ट किया, जो तब तक भारत छोड़कर दुबई शिफ्ट हो चुका होता है और एक पावरफुल अंडरवर्ल्ड फिगर भी बन चुका था। दाऊद भी बाबरी मस्जिद के गिराए जाने और उसके बाद हुए दंगों में मारे गए मुसलमानों का बदला लेना चाहता था। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई भारत की पूरी सिचुएशन को एक मौके की तरह देख रही होती है। उस समय आईएसआई का चीफ जावेद नासिर होता है, जो तबलगी जमात नाम के इस्लामिक मिशनरी आउटफिट से भी जुड़ा हुआ होता है। उसे इंडिया को नुकसान पहुंचाने का यह सबसे अच्छा मौका लगने लगता है। इसके बाद मुलाकातों का दौर शुरू हो जाता है। टाइगर मेमन दुबई में तौफीक जलियावाला दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम मुस्तफा दोसा आईएसआई से जुड़े लोगों और कुछ अरब रईसों से मिलता है। यहां सब मिलकर मुंबई को दहलाने की प्लानिंग बनाते हैं, क्योंकि मुंबई की स्मगलिंग रैकेट पर टाइगर मेमन की मजबूत पकड़ होती है। इसीलिए पाकिस्तान से हथियारों को मुंबई तक पहुंचाने जिम्मा उसी को दे दिया जाता है, जबकि फंड्स और वेपन्स के अरेंजमेंट की जिम्मेदारी कराची बेस्ड ट्रक ट्रैफिकर तौफीक जलियावाला को सौंपी जाती है। इसके बाद धमाके कहां करने हैं यह प्लान बनने लगता है। दाऊद इब्राहिम और आईएसआई भारत में एक ऐसा हमला करना चाहते थे जिसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई दे। इसीलिए एक ही दिन एक ही समय पर मुंबई में धमाके करने का प्लान बना दिया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जा सके और चारों तरफ दर्दनाक स्थिति बन जाए। इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए पैसों के बड़े पैमाने पर लेन देन किया जाना था। इसीलिए इसके लिए टाइगर मेमन ने अपने भाई याकूब मेमन को भी इस साजिश को हिस्सा बना लिया होता है, जो प्रोफेशन से एक सीए होता है। उसका परिवार के नाम पर बांद्रा के एचएसबीसी बैंक में 4 एनआरआई बैंक अकाउंट्स होते हैं, जिसका एक्सेस याकूब मेमन के पास ही होता है। इसके अलावा डेवलप कॉरपोरेशन बैंक में मेमन की कंपनी तिजारत इंटरनेशनल के बैंक अकाउंट भी होते हैं, जिनमें उसके बाद काफी पैसे की लेन देन की जाती है। इसके बाद आईएसआई ने जनवरी 1993 में पाकिस्तान से आरडीएक्स और राइफल्स और ग्रेनेड को भारत पहुंचाना शुरू कर दिया होता है। इस क्रम में पहला कंसाइनमेंट गुजरात पहुंचाया जाता है, जिसे मुंबई तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अंडरवर्ल्ड से जुड़े अबू सलीम को दे दी जाती है। इसके बाद हथियारों के अगले 2 कंसाइनमेंट 2 फरवरी से 8 फरवरी के बीच भारत पहुंचाया जाता है। कंसाइनमेंट महाराष्ट्र के रायगढ़ सिखाड़ा जाते हैं, जिन्हें रायगढ़ से मुंबई तक लाने के लिए इस बार टाइगर मेमन खुद जाता है। स्मगलिंग के धंधे के कारण उसकी पहले ही यहाँ के कस्टम अधिकारियों से जान पहचान बहुत अच्छी होती है, इसीलिए वो उन्हें अच्छी रिश्वत देकर आसानी से सभी आर्म्स, एम्यूनिशंस, डेटोनेटर्स, हैंड ग्रेनेड्स और आरडीएक्स को गाड़ियों में भरकर मुंबई तक लेकर चला आता है। इसके बाद वह इन हथियारों को अलग अलग जगहों पर छिपा कर रख देता है। भारी मात्रा में हथियारों को भारत लाने के बाद टाइगर मेमन इस हमले को अंजाम देने के लिए 19 भरोसेमंद लोगों की टीम बनाने के बाद टाइगर मेमन कुछ लोगों को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजता है। सभी लोगों को पहले दुबई पहुंचाया जाता है, फिर वहां से सभी पाकिस्तान के कराची पहुंचते हैं। वहां उन्हें करीब 12 दिनों तक हथियार चलाने, गाड़ियों में विस्फोटक लगाने और ग्रेनेड फेंकने की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद सभी लोग 4 मार्च को वापस मुंबई आ जाते हैं। अब टाइगर मेमन कई दिनों तक इन लोगों को हमला करने के लिए सही जगहों की तलाश करने को कहता है। कई दिन तक फेमस जगहों की रेकी की जाती है और हमला करने के लिए उन जगहों की लिस्ट तक बनाई ली जाती है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा वाकया होता है जिससे टाइगर मेमन का प्लान पूरी तरह से चौपट हो सकता था। टाइगर मेमन का ही एक आदमी गुल मोहम्मद आलिया गुल्लू पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आने के बाद उसका मन बदल जाता है, क्योंकि जब वो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आता है तो वह डरा हुआ होता है। उसका इतने दिनों में मन बदल चुका होता है। उसे चिंता थी कि वह अगर बम धमाके करता है तो उसकी वजह से उसके परिवार को भी काफी कुछ सहना पड़ेगा। कुछ महीनों पहले मुंबई में जो दंगे हुए थे उसमें भी उसका नाम होता है, जिस वजह से वो पहले से ही पुलिस के निशाने पर होता है। इसीलिए वह डर कर 9 मार्च को
को मुंबई पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर देता है। खुद से ही पुलिस के सामने टाइगर मेमन के प्लान के सारे कच्चे चिट्टे खोलकर वह रख देता है। उसने पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग लेने से लेकर मुंबई में धमाके कहां-कहां होने वाले हैं, यहां तक कि पुलिस को सब कुछ बता दिया होता है, लेकिन मुंबई पुलिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। पुलिस को लगता है वह ऐसे ही बातें बना रहा है, इसीलिए पुलिस इस मामले में कोई एक्शन तक नहीं लेती। इधर जब गुल मोहम्मद के अरेस्ट होने की खबर टाइगर मेमन को पता चलती है तो वह काफी परेशान हो जाता है। पहले वह इस हमले को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर अप्रैल 1993 में करने वाला होता है, क्योंकि इस दिन हिंदू इलाकों में ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है, जिस वजह से ज्यादा जाने जाती। लेकिन जयंती में पूरे 1 महीने का समय होता है और ऐसे में उसे एक डर था कि अगर उसने धमाके करने में 1 महीने का इंतजार किया तो पुलिस उस तक पहुंच सकती है। गुल मोहम्मद की गिरफ्तारी से घबराया टाइगर मेमन जल्द ही अपने पूरे परिवार को दुबई भेज देता है। इसके बाद वो अपने घर में अपने सहयोगियों की एक बड़ी मीटिंग बुलाता है, जहां मुंबई को दहलाने के लिए 12 मार्च की तारीख तय होती है। अब उन्हें सारी तैयारी जल्दी करनी थी, क्योंकि उनके पास केवल 1 दिन का ही समय होता है। उसके सभी साथी छुपा कर रखे गए आरडीएक्स और ग्रेनेड्स को टाइगर मेमन के गैराज में पहुंचाते हैं। गैराज में पहुंचते ही आरडीएक्स को सभी गाड़ियों में फिक्स कर उन्हें रेकी की गई जगहों पर पार्क कर दिया जाता है। वहीं 12 मार्च 1993 की दोपहर अलग अलग जगहों पर बम ब्लास्ट होने लगते हैं। महज 2 घंटे 10 मिनट में मुंबई 12 जोरदार धमाकों से दहल उठती है। पुलिस का गुल मोहम्मद की बातों पर विश्वास न करना मुंबई के लोगों को बहुत भारी पड़ता है और इस हमले में 257 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं।